थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। 5 मिनट के बाद अपन लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ भी बात करनी रही तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं। समझ लो कभी आवाज़ का कोई इशू आया है या स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा नहीं है, एक आधा टॉपिक आपको लगा कि मैंने रिपीट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ पर्टिकुलर लेक्चर ऐसे होंगे जो मैं लाइव लूँगा। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लाइव लूँगा। जो मुझे लगते हैं कि रिकॉर्डेड देखने के बाद भी हो जाएंगे अच्छे से, वो ठीक है। तो जो मुझे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लग रहा है ईएमएफ का, वो उतना तो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो लेक्चर्स लाइव हो, ठीक है। तो वो लेक्चर्स लाइव हो, इसलिए कुछ कुछ लेक्चर्स ऐसे रहेंगे हर यूनिट में। ऐसा मान के चलो 2 या 3 लेक्चर जो अपने हमेशा लाइव चलते रहेंगे, ठीक है। तो यू पॉसिबली ट्राई टू अटेंड ऑल दैट लाइव लेक्चर। ऐसा नहीं है कि भाई लाइव है तो मैं उसका रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूँगा, करूँगा। पर लाइव में एक ऐसा है कि मेरे को जो फीडबैक चाहिए कि वो चीज़ आपको वहीं पे वही कितनी अच्छे से क्लियर हुई, तो वहाँ पे हो जाता है। जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए, ये हो गए, यहाँ पे कैसा है कि ये पढ़े नहीं तो भी एक बार दो बार देख के आपको समझ में आ जाती है। पर डेरिवेशंस में कुछ ऐसे ऐसी स्टेप्स होती है जिनको जगह पे समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपन उसी मोमेंट के ऊपर उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो अपने को फिर बाद में जाके उसमें डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक बहुत लोगों का वेट किया है। अभी अपन आज का जो सेशन है अपना ये शुरू कर देते हैं। जो भी आएगा इंटरमीडिएट उसको अपन एडमिट कर लेंगे लेक्चर के अंदर में। तो अगर आपने कल का रिकॉर्डेड सेशन मेरा देखा होगा तो उसको मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट करता हूँ आज आगे जाने से पहले। अपना जो यूनिट नंबर 3 मैंने कल के लेक्चर में शुरू किया था, अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 इस सिलेबस के बहुत आसान यूनिट है। जैसे यूनिट नंबर 2 जो था वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के नज़दीक में आ गया तो वो चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है उनके नेचर की वजह से। अगर सेम चार्जेस है, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वो रिपेल करते हैं। अगर अपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है, उसके वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। उस फील्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पर अगर मैं इसी तरीके को कुछ मैग्नेट के साथ में पढ़ता हूँ तो इसके वजह से पैदा होने वाली फील्ड का नाम या थ्योरी का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक। नाम इस तरीके से क्यों है मैग्नेटोस्टैटिक्स? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मैग्नेट स्टैटिक है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो जैसे अगर मान के चलो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपके सामने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपके सामने क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। और आपने क्या किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को के बाजू में यू हैव केप्ट वन मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक सिंपल वायर की बात ले लो। एक वायर आपके पास है जिसमें से करंट पास होता है और उसके बाजू में आपने क्या कर दिया, एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है। द मोमेंट यू विल पास द करंट थ्रू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेट विल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम देयर प्लेस इन सच ए मैनर कि उसका उसका नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल की तरफ जाएगा। मतलब जैसे ही आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से या करंट कैरिंग वायर में से करंट को भेजेंगे तो मैग्नेट जो है जो उसके बाजू में होगा वो अपने आप मूव करना शुरू होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस इफेक्ट को बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड। अब हो क्या रहा है, उस वायर में से जाने वाले करंट की वजह से उसके आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लगा रही है मैग्नेट के नॉर्थ पोल के ऊपर, इसके ऊपर नॉर्थ पोल के ऊपर, कि वो उसको साउथ की तरफ शिफ्ट करे। अब जितने भी तरीके से वो साउथ को शिफ्ट कर रही है उस इफेक्ट को बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन जानते हैं कि ये जो इफेक्ट देखा जाएगा, ये देखने के बाद कुछ पैरामीटर्स वहां से डेवलप होंगे। मतलब अगर अपन ध्यान देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए तीन चार चीजों की जरूरत है। एक तो एक वायर जिसमें से करंट जाना चाहिए, एक वैल्यू ऑफ करंट, कुछ ना कुछ करंट। अब करंट क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरे पोजीशन पे मूव करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टू एनी अदर पोजीशन, द करंट स्टार्ट जनरेटिंग। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। जैसे आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे भागते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर निकलता है,
वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे भागता है तो उसके बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी का नाम है करंट। तो अकोमुलेशन ऑफ द चार्जेस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए करंट। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतना करंट होगा। तो करंट को अपन ने कल के लेक्चर में देखा था कि करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। अगर चार्जेस बढ़ गए तो करंट भी ज़्यादा होगा, चार्जेस कम हो गए तो करंट भी कम होगा। और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन है जे बार इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस। ये कहाँ पर से आ गया? एक करंट मतलब सिंगल करंट, दो करंट मतलब दो करंट, तीन करंट मतलब तीन। अगर टोटल करंट की बात करें अपन, नंबर ऑफ करंट एलिमेंट अगर आपके पास है तो टोटल करंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है जे बार से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज जे बार इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूले तुमको अच्छे से याद रखना जरूरी है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और जे बार इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस। अगर इसी पर से अगर अपन आई निकालने गए इन टर्म्स ऑफ जे, तो डी आई का वैल्यू हो जाएगा जे बार डी एस। डी आई नहीं चाहिए अपने को, आई चाहिए, तो डी निकालना पड़ेगा। डी मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को मैथमेटिक्स में निकालने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव का अपोजिट कौन है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इंटीग्रेशन, दोनों साइड से अगर लगाया अपन ने तो आई इंटीग्रेशन सरफेस जे बार डी एस बार। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा जे बार डॉट डी एस बार, सरफेस इंटीग्रेशन। और कल अपन ने इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन देखा था जिसको आप वो कल का लेक्चर रिकॉल करके पढ़ सकते हो। डेल बार डॉट जी बार इज इक्वल टू डेल डेल टी ऑफ रो। इसको अच्छे से पढ़ लो, ये एक्सप्रेशन पेपर में आ सकता है और इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल देखा था। ठीक है, अब आज मैं जाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की तरफ, जिसका नाम है बायोट सवार्ट लॉ। जैसे अपन ने देखा था कि चार्जेस के बीच में जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो कितने से फोर्स लगाता है, ये बताने के लिए एक लॉ डेवलप किया था कूलम्स ने, जिसको बोला गया था कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस। उसी लॉ का इंस्पिरेशन लेके या उसी लॉ पर से सीख के बायोट सवार्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया है कि जब आप बोल रहे हो कि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेट को नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो बायोट सवार्ट लॉ आपको बताता है कि कितने की स्ट्रेंथ से वो करंट कैरिंग कंडक्टर आपके मैग्नेट को नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए लिया है। वी नो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। अपने को पता है, अभी मैंने बताया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। लेट अस कंसिडर अ करंट ऑफ करंट आई, यहाँ पर उसने ए लिखा है, गलत है ना। लेट अस कंसीडर अ करंट आई कैरिंग थ्रू द कंडक्टर एज शोन इन फिगर। एक वायर मैंने लिया है, उसमें से आई नाम का करंट मैंने भेजा है और ये जो पॉइंट पी है ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने मैग्नेट रखा है। ठीक है, तो पॉइंट पी और आपका कंडक्टर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर या आर बार। ठीक है, अगर आप स्केलर फॉर्म में लेते हो तो आप उसको आर बोल सकते हो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो उसको आर बार बोल सकते हो। तो बायोट सवार्ट का बोलना क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, according to Biot-Savart law, the magnetic field intensity due to current carrying element is dependent on following factor. One, dH is directly proportional to I. dH is directly proportional to dl and dH is inversely proportional to 1 upon RQ. मतलब जैसे आपने बोला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से आपने करंट भेजा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और बाजू का मैग्नेट अपनी जगह से मूव करना शुरू हुआ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उसकी वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लगेगी उसको डिनोट किया जाता है डीएच से। एच से, एक्चुअली एच से डिनोट किया जाता है। डीएच मतलब उसका छोटा सा हिस्सा। तो छोटी सी स्ट्रेंथ उस छोटे से वायर से कितने लगेगी? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल बार एंड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की। ऐसा कैसा आ गया? अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा करंट उस वायर में से जाएगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा होगी। मतलब स्ट्रेंथ और करंट क्या है? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर समझ लो अपन ने वो वायर की लेंथ बढ़ा दी तो उसमें से ज्यादा करंट पास होगा। लेंथ बढ़ा दी तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा मूवमेंट होगी और ज्यादा करंट पैदा होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी। तो मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली करंट पे भी डिपेंडेंट है और लेंथ पे भी डिपेंडेंट है, डीएल पे, और इनवर्स पे डिपेंडेंट है 1 अपॉन आर क्यूब पे। आर क्यूब मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये आर क्यूब क्यों आया, सिर्फ आर क्यों नहीं है, ये समझ लो पहले। आई और पी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो स्ट्रेंथ अगर एक बार लगाई अपन ने कितना आएगा? 1/r। और एक रिवॉल्यूशन मतलब 1/r, तो टोटल रिवॉल्यूशन होते हैं 1/r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई, तो दो रिवॉल्यूशन मतलब क्या आ गया? 1/r स्क्वायर।
आर स्क्वायर इंटू वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखते हैं अपन उसको, आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप, आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। तो ए आर कैप मतलब होता है आर बार अपॉन आर, तो इसको डायरेक्टली लिखा गया है आर, ठीक है। तो ये टोटल अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करता हूँ तो ये आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डीएल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब दोनों भी न्यूमरेटर में, और ये है डिनोमिनेटर में। तो एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, डी एच बार इज इक्वल टू आई डी एल बार इंटू वन अपॉन आर क्यूब, ये आर बार नहीं है यहाँ पे गलत है, आई डी एल बार अपॉन आर क्यूब विच कैन बी री रिटर्न एज डी एच बार इज इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन निकालते हैं मैथमेटिक्स में, जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालते हैं तो वहां पे अपने को कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर के नाम का कांस्टेंट मैंने ले लिया, तो डी एच बार इज इक्वल टू के आई डी एल इंटू आर बार अपॉन आर की, इंटू आर बार अपॉन आर, ठीक है। तो ये डी एच बार कितना हो गया, वन अपॉन फोर पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर की। अब ये वन अपॉन फोर पाई किसकी जगह पे आया है, तो वन अपॉन फोर पाई आया है के की जगह पे। जैसे मैंने तुमको बोला एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना हो गया आपका टू पाई, और स्ट्रेंथ दोनों साइड से लग सकती है, नॉर्थ साउथ। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब टू पाई, तो दो रिवॉल्यूशन मतलब कितना हो जाएगा फोर पाई, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई। तो ये हो गया डी एच बार का वैल्यू, अपने को चाहिए एच बार। अब डी एच में से एच चाहिए तो डी को निकालना पड़ेगा, डी क्या है डेरिवेटिव, निकालने के लिए लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो इक्वेशन हो जाएगा एच बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन फोर पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, ठीक है। मैं वापस से एक बार एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझ लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मैंने, उसमें से करंट पास किया, अब उसमें से जो करंट पास किया उसका वैल्यू लिया आई, और एक छोटा सा टुकड़ा उस कंडक्टर का मैंने कंसीडर किया डीएल बार। इस डीएल बार से पॉइंट पी पे कितनी स्ट्रेंथ लग रही है मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने इनके बीच का डिस्टेंस मार्क किया आर, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आर बार, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ कितनी लगेगी, वो डिपेंड करता है कि करंट कितना जाएगा, मतलब डी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेंथ कितनी है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जितना जितना ज्यादा दूर होगा, अगर आप दोनों आप और मैं एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े, तो आप जितने क्लोज मेरे खड़े रहेंगे मैं उतने ज्यादा स्ट्रेंथ से आपको पुश कर पाऊंगा, आप जितने दूर खड़े रहेंगे उतना ही मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है सीधे सीधे, इसका मतलब क्या है सीधे सीधे कि आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि वो कितना दूर है अपने से। तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना अपने को स्ट्रेंथ लगाने में तकलीफ होगी, ठीक है। अब इसी पर से मैंने एक्सप्रेशन में क्या नोट डाउन किया था कि भाई डी एच बार जो स्ट्रेंथ है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, आर क्यूब को, डिस्टेंस को, ठीक है। आर क्यूब क्यों मैंने अभी बताया, आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप, मतलब आर क्यूब डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं। तो इट इज आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। तो टोटल अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देता हूँ तो इसकी जगह पे आता है के मतलब एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई, 1/4 पाई क्यों, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन मतलब 1/2 पाई, तो टोटल दो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं अपने, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई, और इंटीग्रेशन हो जाएगा एच इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। ये हो गया अपना बायोट-सवार्ट लॉ ओवर द लाइन। अब ये आपने किसके ऊपर लगाए हैं, लाइन के ऊपर। अगर आप लाइन की जगह पर लेते हो सरफेस, लाइन की जगह पर क्या लगता है, आप लाइन की जगह सरफेस भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो। तो अगर आप लाइन की जगह सरफेस लेते हो तो इस एक्सप्रेशन में चेंज क्या होगा, एच बार तो सेम ही रहेगा, 1/4 पाई कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगा, आर क्यूब डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, आर बार डिस्टेंस है वो भी सेम, बदलेगा कौन, आई डी एल। तो जब आप सरफेस के ऊपर करंट लेंगे तो करंट एक नहीं रहेगा, लाइन के ऊपर सिर्फ एक बार करंट जाएगा, सरफेस के अंदर टोटल 4 लाइन होगी, उसके अंदर मिनिमम 4 करंट आएंगे। तो एक से ज्यादा करंट मतलब अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा करंट मतलब करंट डेंसिटी। तो आई की जगह आ जाएगा जे, और डीएल की जगह आ जाएगा डीएस, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो सरफेस के ऊपर। तो अगला एक्सप्रेशन आपका होगा डी एच बार इज इक्वल टू 1/4 पाई के डी एस बार इंटू आर बार अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर मैंने जे क्यों नहीं लिया कि जे मतलब करंट डेंसिटी होता है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जे ले सकते हैं, अपन जे भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नया वेरिएबल लिया है के फॉर सरफेस। और अगर यही चीज आप वॉल्यूम के ऊपर करने को जाते हैं तो यहाँ पर डीएस की जगह आ जाएगा डीबी, और के की जगह आ जाएगा नया एक वेरिएबल जिसको आप बोल सकते हो जे या एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी, ठीक है, समझ में आया।
तो पहला एक्सप्रेशन में मैंने चेंज क्या किया, पहला एक्सप्रेशन किसका था, लाइन का, और उसमें लाइन का मतलब क्या था, डीएल, तो सरफेस में क्या आ जाएगा, डीएस, और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, डीवी। आय की जगह के आ जाएगा सरफेस में और जे आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपने को हमेशा जो एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन करके याद रखना है, वो रखना है लाइन का एक्सप्रेशन याद। इट इज डी एच बार और एच बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यू। अब इसी पे बेस है अपना अगला एक्सप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट वायर। अगर अपने को ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर दिया, अब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दिया, इनफाइनाइट लेंथ है। इनफाइनाइट मतलब कितना होता है, उसका माइनस लेंथ आएगा माइनस इंफिनिटी और प्लस लेंथ आएगा प्लस इंफिनिटी। तो आपने अगर इनफाइनाइट करंट वायर को दिया तो उसके वजह से वहां पर इंटेंसिटी कितनी पैदा होगी। तो अपने को मालूम है बेसिक एक्सप्रेशन क्या है अपना, डी एच बार इज इक्वल टू 1/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगेगा आर बार का वैल्यू। मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया वाई एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट जेड लिया जेड एक्सिस के ऊपर। जेड के कोऑर्डिनेट है 0 0 z और वाई के कोऑर्डिनेट है 0 ρ 0। 0 ρ 0 क्यू सेकंड यूनिट में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अपन कौन से सिस्टम में ले रहे हैं इसको, कार्टेशियन में, और रेडियस को डिफाइन करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, रो। ठीक है, 0 ρ 0। तो अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, आर बार मतलब डिस्टेंस। ठीक है, आर बार मतलब डिस्टेंस, तो आर बार का मतलब निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, मैं अगर 10 मीटर से 100 मीटर आगे गया तो मैं टोटल कितना आगे गया, 90। कैसे, 100 माइनस 10 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल पॉइंट कौन है, एरो पर से देखो, डीएल से पी की तरफ जा रहे, तो फाइनल है 0 ρ 0। तो रो में से जेड को हटाना पड़ेगा, तो रो का वेक्टर क्या होता है, रो ए रो, और जेड का वेक्टर क्या होता है, जेड ए रो। तो आर बार क्या आ जाएगा, रो ए रो क्या माइनस जेड ए जेड क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मॉड अगर निकालने को गए अपन इसका, x प्लस जे वाई का मॉड क्या आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x कौन है, रो, और y कौन है, माइनस जेड, तो अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अपने को मॉड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास आर बार भी आ गया और मॉड ऑफ आर बार भी आ गया, उस पर से अपने को निकालना है इक्वेशन। तो डी एच बार हो जाएगा 1/4 पाई आई डी एल वैसे के वैसे, और आर बार की जगह पर आ जाएगा रो ए रो माइनस जेड ए जेड क्या, और आर क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा देखिए, क्योंकि आर मॉड आर मतलब आर का वैल्यू कितना है, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/2, रूट का मतलब रेस टू दी पावर 1/2, और इसका क्यूब 1/2 का क्यूब क्या आता है, एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर 3। लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है तुमको, ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन इज ए रेस टू पावर एम एन, मतलब 3 इंटू 1/2 इज 3/2। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब अपने को कौन से डायरेक्शन में चाहिए, जेड। तो यहाँ पर अगर मैं इस जेड को इस जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जेड वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस में जेड इंटू जेड, क्रॉस में सेम प्रोडक्ट होते हैं जीरो, तो ए जेड इंटू ए जेड जीरो, तो इट इज डी जेड इंटू रो, तो सिर्फ रो फाइव वाला एलिमेंट बचेगा। तो 1/4 पाई या आई बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, डी जेड वैसे तो वैसा, रो ए फाइव ए जेड इंटू ए रो का मल्टीप्लीकेशन होता है ए फाई, यहाँ पे बाजू में मैंने लिखा है कि ए जेड इंटू ए जेड जीरो होता है और ए जेड इंटू ए रो क्या होता है, ए फाई। क्रॉस प्रोडक्ट में एक्स इंटू वाई जेड होता है, वाई इंटू जेड एक्स होता है, मतलब बचा हुआ, तो रो इंटू जेड के बाद बचा कौन है, फाइव, तो आएगा फाइव। ठीक है, और सेम वालों का होता है जीरो, तो रो ए फाइव रो स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है मुझे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट करंट वायर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो कांस्टेंट मैं सारे बाहर निकाल देता हूँ, आई बाय 4 पाई रो फाइव मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर बचा डी जेड अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मैथमेटिकल स्टेप इस्तेमाल किया है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, पर ये स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको, ये इंटीग्रेशन को आसान करता है। अगर मैं जेड की जगह पे रो टैन थीटा पुट करता हूँ तो मेरा फायदा क्या होगा, इफ आई पुट z इज इक्वल टू रो टैन थीटा, dz कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ रो टैन थीटा, रो कांस्टेंट, टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। z अगर माइनस इंफिनिटी है तो थीटा आ जाएगा पाई/2, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे माइनस इंफिनिटी डाला तो टैन इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी -90 और प्लस इंफिनिटी +90, तो आपके लिमिट हो जाएंगे -पाई/2 टू +पाई/2। तो dz की जगह पर आ जाएगा रो सेक स्क्वायर थीटा, रो स्क्वायर वैसे को वैसा, और जेड की वैल्यू आपने क्या डाली, रो टैन थीटा, तो यहाँ पर पुट करने के बाद रो स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से रो स्क्वायर निकलेगा बाहर और उसके रेस्ट टू दी पावर कौन है, 3/2, तो रो स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 3/2
ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो बचा कौन, रो क्यूब। और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, cos स्क्वायर थीटा। ये स्टेप अच्छे से समझ लो। रो स्क्वायर बाहर निकल गया तो रेस्ट टू दी पावर 3/2 मतलब रो क्यूब। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा रेस्ट टू दी पावर 3/2। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बचा कौन, 3, तो सेक्स क्यूब थीटा। ऊपर का स्क्वायर है नीचे का क्यूब है, तो ऊपर का पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ सेक थीटा। 1/sec थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। और लिमिट क्या है, π/2, साइन π/2 90 माइनस π/2 मतलब साइन प्लस साइन 90। साइन 90 1 प्लस 1 2, 2 ने 4 को काट दिया तो यहाँ बचा कौन, I/3 पाई रो, ए पाई क्या, खत्म। फिर से एक बार डेरिवेशन रिवाइज करता हूँ मैं। अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन था dx बार इज इक्वल टू 1/4 पाई आर डीएल इंटू आर बार अपॉन आर क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए था आर बार मतलब डिस्टेंस। तो डीएल से पी तक का डिस्टेंस, पी पे लिया मैंने कोऑर्डिनेट 0 रो 0, और डीएल पे लिया मैंने कोऑर्डिनेट 0 0 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब रो ए रो माइनस जेड ए जेड, इनके वेक्टर। तो मॉड ऑफ आर मतलब आर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर की जगह पर मैंने डाल दिया आर बार की जगह पर रो ए रो माइनस जेड ए जेड, और आर की जगह पे डाल दिया रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 1/2 रेस्ट टू दी पावर 3 मतलब 3/2। ठीक है, इसको पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करके देख लो। फिर अपन ने देखा कि z इंटू जेड क्या होता है, कैंसिल, जेड क्रॉस जेड कैंसिल मतलब 0। तो जेड क्रॉस ए रो क्या होता है 5, तो यहाँ आ गया 5। तो 5 के हिसाब से इंटीग्रेशन लेने गए अपन, तो रो 5 और I/4 पाई कांस्टेंट। तो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए मैंने जेड की जगह डाला रो टैन थीटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। और ऊपर dz की जगह पर क्या आ जाएगा, रो सेक स्क्वायर थीटा। तो रो स्क्वायर दोनों जगह पे है, रो स्क्वायर निकाल दिया मैंने बाहर, और बाहर निकालते वक्त इसके ऊपर रेस्ट टू दी पावर 3/2 है, तो रो स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 3/2। आप हाथ में पेन लेके करके देखो, रो स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 3/2, तो 2 2 कैंसिल, बचेगा कौन, रो क्यूब। जो भी बाहर निकलेगा वहां पे बचेगा कौन, क्यूब, क्योंकि ऊपर क्या है, क्यूब। ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रेस्ट टू दी पावर 3/2, फिर से यहाँ पे सेक क्यूब थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा इज 1/sec थीटा। 1/sec थीटा इज cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। sin π/2 मतलब 1, माइनस ऑफ माइनस sin π/2 मतलब प्लस sin π/2 मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 ने 4 को काट दिया तो आ गया यहाँ पे I/2 का। अगर यही जो वायर अपन ने लिया था ये इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। फाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 से 20, 15 से 30। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने अल्फा से या Z1 से Z2। तो Z1 से Z2 लेंगे तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सारी की सारी स्टेप सेम आएंगी, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा देखो। एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सेम, यहाँ तक सेम। अब इंटीग्रेशन यहाँ से लगाया था आपने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा Z1 टू Z2। अब इनफाइनाइट नहीं है, तो Z अगर रो tan थीटा है, dz अगर रो सेक्स थीटा है, तो Z1 की जगह मैं ले लेता हूँ अल्फा 1 एक फाइनाइट वैल्यू, और Z2 की जगह ले लेता हूँ मैं अल्फा 2, तो जिस अल्फा 1 टू अल्फा 2 रो सेक्स स्क्वायर थीटा। अगेन सॉल्व करने के बाद सेम वहाँ पर पहुंच गया आप cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा। इस बार इनफाइनाइट ना होने की वजह से sin अल्फा 2 माइनस sin अल्फा 1 खत्म। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट। ठीक है, ये समझ में आया क्या, एक बार देखिए ऑल ऑफ योर मुझे रिप्लाई करिए। आपको एक बार एक्सप्रेशन पढ़ के लिख के देखना पड़ेगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर फंडामेंटल और स्टेप ध्यान में आ गई है तो आप जब उसको नोट्स में पढ़ेंगे और लिख के देखेंगे आपको 100% पूरा क्लियर होगा। जब तक आप खुद पढ़ के लिख के नहीं देखोगे थोड़ा बहुत डाउट उसमें रहेगा। और बेसिक स्टेप समझ में आई क्या, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे एवरीवन। रिप्लाई की वेट कर रहा हूँ मैं आपके। नहीं समझ में आया है, आपको लगता है वापस बताना है तो मैं वापस बता सकता हूँ। समझ में आया है तो वैसे बता दो सर, समझ में आ गया। हाँ मैं ये बोलता हूँ कि 75% भी समझ में आ गया तो इट इज़ ओके। आप उसको पढ़ने के बाद आपका 100% क्लियर होगा, क्योंकि आप जब तक खुद आपके सामने नोट्स रख के उसको पढ़ेंगे नहीं, आपको मैंने क्या बताया वो पूरा क्लियर दिमाग में जाएगा। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करो। क्या है, अभिषेक, गरिमा, निकिता, ऋतुजा।
समझ में आया क्या? रिप्लाई करो जल्दी। ओके, वेरी गुड अभिषेक। एक बार और पढ़ लो तो और क्लियर हो जाएगा। आप अपने पास नोट्स है, मैंने वो गूगल के ऊपर नोट्स डाली है, वो नोट्स आप सबको मिल रही है ना वहाँ से? अगर उसमें कोई डाउनलोडिंग में दिक्कत जा रही है तो मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ नोट्स, अगर आप बोलते हो तो। मतलब ग्रुप के ऊपर हाँ, थोड़ा आवाज़ का अगर उधर उधर कम हो गया होगा तो अभी ये रिकॉर्डिंग में अभी अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, तो उसके बाद में डाल दूंगा, तो उसको देख लेंगे, तो जो मैं बोल रहा था वो आपको पूरा क्लियर होगा। तो जितना आपने सुना उतना आपके दिमाग में गया क्या, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, नोट्स को आपके ग्रुप के ऊपर देने की ज़रूरत है कि आपको वो वहाँ से डाउनलोड करके आ रही है? वेरी गुड ऋतुजा। ठीक है, थैंक यू अभिषेक। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, इस सेशन को ध्यान से सुनो। एक दो दिन का अपन पॉज लेते हैं, अगर कुछ उसमें रहा तो मुझे बता देना। और एक दो दिन के बाद एक और डेरिवेशन बेस्ड लेक्चर होगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं लाइव दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी होंगे मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। ठीक है, तो गुड लक।